लेप्रोस्कोपी इन इनफर्टिलिटी के दौरान की जाने वाली लेप्रोस्कोपी, जिसे हम डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी भी कहते हैं। क्या आप भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम से जूझ रही हैं और आपके जितने टेस्ट कराए गए हैं सारे उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, आपको भी समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पर है और इस समय आपके डॉक्टर ने आपको लेप्रोस्कोपी कराने की सलाह दी है और आप लेप्रोस्कोपी कराने से बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, तो चलिए आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी के बारे में। क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या नहीं, और इसके बाद क्या सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप मेरी गायनिक दोस्त और मैं हूं आपकी गायनिक दोस्त डॉक्टर प्रिया दहिया, जो पिछले 15 साल से इनफर्टिलिटी आईवीएफ की फील्ड में काम कर रही हूं और मैं दिल्ली एनसीआर में अपने 3 आईवीएफ सेंटर्स भी चलाती हूं। लेप्रोस्कोपी, जैसे ही मरीज को लेप्रोस्कोपी का वर्ड यूज़ करते हैं उसके दिमाग में तभी क्या डॉक्टर क्या ये ऑपरेशन है, इसमें एनेस्थीसिया देंगे, कौन सा एनेस्थीसिया देंगे, मुझे इसके बाद क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और जिस समय हम बताते हैं कि ये एनेस्थीसिया में होगा और इसके अंदर आपको 1 या 2 टाँका भी आ सकता है, मरीज उसी समय घबराना शुरू कर देता है और वो उसके अलावा क्या किया जा सकता है, मेरे पास और क्या ऑप्शन है, मैं क्या कराऊँ, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर का मकसद है आपके दिमाग से ये सब डर निकालना और ये बताना कि किन केसेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम जवाब देंगे कि ये किन केसेस में किया जाता है, किन केसेस में इसकी एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट है और आपको ये कराने के बाद मदद मिलने वाली है। नंबर 1, पहले आपको ट्यूबल ब्लॉकेज आया है, चाहे वो एक ट्यूब में है या वो दोनों साइड की ट्यूब में है, या एक बार ट्यूबल ब्लॉकेज आया था लेकिन आपने दोबारा एचएसजी कराया और अभी उसमें ब्लॉकेज नहीं आया है, तो हम रिकमेंड करते हैं कि हम इसको एक बार लेप्रोस्कोप यानी दूरबीन डालकर देख लेते हैं, ताकि हम डायरेक्ट अपनी आईज से देख सकें कि अंदर आपकी ट्यूब्स का क्या सिचुएशन है। उसका एक एडिशनल फ़ायदा भी हम लोगों को मिलता है कि जब हम लोगों ने कैमरा डाला ही है तो हम उसके अगल बगल के सारे स्ट्रक्चर्स भी देख लेते हैं कि इसमें कोई और प्रॉब्लम लाइक एंडोमेट्रियोसिस, कोई और एडिशंस या कोई और रिसोली गांठ वगैरह कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कई केसेस में जहाँ ये बंद ट्यूब अगर हम खोल सकते हैं, उनका पोटेंशियल हमें लगता है कि खुलने से इसमें फ़ायदा मिलेगा, तो हम उसी सिटिंग में उसको खोल भी देते हैं। नंबर 2, अनएक्सप्लेन, जिसमें हमें कोई भी हमारे सामने कोई कॉज नहीं है कि इसके सब टेस्ट नॉर्मल है, अभी हमें इसका क्या रीज़न है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे केसेस में भी हमें लेप्रोस्कोपी से या दूरबीन से बहुत मदद मिलती है ये जानने में कि इसके अगल बगल और कोई एंडोमेट्रियोसिस, कई बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखता लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी होती है, तो वो हम केवल लेप्रोस्कोपी पर ही देख सकते हैं और हम उसको बोलते हैं सी एंड ट्रीट, कि हमें उसी टाइम दिख गया है और हम उसी टाइम उसकी ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर छोटा एंडोमेट्रियोसिस अर्ली स्टेजेस में हमें वहाँ दिख रहा है तो हम उसी टाइम उसको फलग्रेट यानी थोड़ा सा हम उसको जला भी सकते हैं। नंबर 3, ट्यूब बंद के केसेस में कई बार जब हम लेप्रोस्कोपी करते हैं और पेशेंट बिकॉज फुल एनेस्थीसिया में है, उसकी बॉडी की सारे स्पाज्म या जो भी है अकड़न वो जा चुकी होती है, क्योंकि फुल एनेस्थीसिया में मरीज बिल्कुल उनकी बॉडी एकदम रिलैक्स होती है, तब हम नीचे से डाई डालते हैं तो बिकॉज रिलैक्स ट्यूब्स के थ्रू आराम से डाई निकल जाती है। तो उस केस में हम बोलते हैं कि आपकी ट्यूब खुलने में भी ये मददगार है। और कुछ केसेस लाइक फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस, जिनमें ऑलरेडी ये प्रूवन है कि आपके बॉडी में ये डिज़ीज़ है, उसमें भी लेप्रोस्कोपी कराना फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसके साथ ही हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं, और जो आपके फर्दर ट्रीटमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन का टेस्ट कब किया जाता है? जनरली दूरबीन का टेस्ट आपके पीरियड शुरू होने से अगले 10 दिन के पहले 10 दिन के अंदर होता है, लेकिन ड्यूरिंग पीरियड्स हम इसको नहीं करते हैं। मींस आपको ब्लीडिंग अगर 1 से 5 दिन तक होती है तो पाँचवें दिन तक हम लेप्रोस्कोपी नहीं करते, लेकिन छठे दिन से लेकर हम 10वें दिन के बीच में लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं।
कुछ केसेस में पीरियड्स आने से पहले भी प्री मेंस्ट्रुअल लेप्रोस्कोपी हम इसको बोलते हैं, पर जनरली हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पोस्ट मेंस्ट्रुअल यानी पीरियड ख़त्म होने के बाद लेप्रोस्कोपी करें। तो अकॉर्डिंगली आपको डॉक्टर उसकी डेट देता है कि आपकी फ़लाँ दिन हम ये लेप्रोस्कोपी के लिए आपको रखेंगे। कैसे किया जाता है? सो दूरबीन का टेस्ट करने के लिए हम मरीज को कंप्लीट फुल जनरल एनेस्थीसिया देते हैं ताकि वो कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेज में रहे, क्योंकि जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो हम इसमें पेन की शेप का पेन के साइज़ का दूरबीन आपकी नाभि के पास एक छोटा कट लगा के उसके थ्रू आपके पेट के अंदर डालते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें कंप्लीट एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है और इसके थ्रू ही हम लोग गैस डालते हैं ताकि हम आसपास की सारी स्ट्रक्चर्स, आसपास के सारे अंग जो हैं उनको आराम से देख सकें। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसके थ्रू डाली जाती है ताकि हमारा फील्ड, हमारा जो देखने का विजन है वो बिल्कुल ठीक रहे। कई बार इसके बगल से ही हम एक दूसरा भी पोर्ट डालते हैं इसी तरह का, जिसके थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बहुत छोटा छोटा हम लोग एक एक टाँके का कट आपको लगाते हैं, एक नाभि के पास और एक उसके बगल में। तो इसके लिए हमें पेशेंट को कंप्लीट एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत होती है और एनेस्थीसिया से पहले जो भी आपके जनरल टेस्ट हैं वो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। किसी केस में हो सकता है एक्सरे, ईसीजी भी हमें साथ में एडवाइस करना पड़े, हम वो लोग एडवाइस करते हैं। आपको एक एनेस्थीसिया फिटनेस मिलता है कि आप बेहोश होने के लिए फ़िट हैं और उसके बाद हम इस टेस्ट को प्रोसीड करते हैं। कितना समय लगता है? लेप्रोस्कोपी करने में कोई भी एफिशिएंट डॉक्टर है उसको आधे से 1 घंटा 45 मिनट इतने तक का समय लगता है और उसके बाद आपके जो भी टाँका, उसको हम लोग स्टेपलर कई बार यूज़ करते हैं, कई बार हम सिंपल टाँका लगाकर उसको बंद कर देते हैं और उसको 1 हफ्ते के बाद रिमूव किया जाता है। सो लेप्रोस्कोपी होने के बाद आपको किन सावधानियों को बरतने की ज़रूरत है? जनरली क्योंकि इसमें ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये एक टेस्ट था जिसको एनेस्थीसिया में किया गया है, तो एक कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है और हम मरीज़ को बोलते हैं कि आप अगले दिन से ही चलना शुरू कर दीजिए, मतलब आप घर में बैठे ना रहें, आप थोड़ा बहुत मूव करते रहें। उसका एक और फ़ायदा भी आपको मिलेगा कि जो गैस हम आपके पेट में डालते हैं देखने के लिए, काफ़ी 90% तक तो उस गैस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ गैस इधर उधर अगल बगल अंग के पीछे रह जाता है। तो जितना आप घूमेंगे उतना वो गैस आपके शरीर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और आप खुद को अच्छा महसूस करेंगे। तो लेप्रोस्कोपी कराने के बाद कंप्लीट बेड रेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक 48 घंटे तक हम थोड़ा हैवी खाना अवॉइड करने को बोलते हैं ताकि आपको इंडाइजेशन, बदहजमी वगैरह ना हो। आप इनिशियली थोड़ा हल्का सूप, खिचड़ी, दलिया इस तरह का खाएं, देन चपाती, फुल्का, पतली दाल, इस तरह की चीज़ें खाना शुरू करें और तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद आप अपनी रूटीन डाइट पर आ सकते हैं। कुछ केसेस में क्योंकि हमने आपके पेट के अंदर गैस डाली थी, वो गैस जब डायफ्राम को थोड़ा टच करती है तो कुछ मरीजों को कई बार कंधे में दर्द की शिकायत भी आ जाती है। सो अगर इसके बाद आपको कंधे में दर्द हुआ है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे ये गैस अंदर शरीर में एब्जॉर्ब होगी ये दर्द जाना शुरू हो जाएगा और जितना आप घूमेंगे उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। तो इसलिए आप घर में घूमते रहें, खाना हल्का रखें और नहाना जनरली हम बोलते हैं कि आप एक नेक्स्ट डे अवॉइड करें, बट उससे नेक्स्ट डे आप नहा लें, अच्छे से एक बाथ लें। अगर आपका जो भी हमने पट्टी लगाई है अगर वो उतर जाती है तो एक सिंपल बैंडेड वहाँ पर लगाई जा सकती है, इससे आपको कोई भी परेशानी आने वाली नहीं है। इसके बाद जब भी आप 1 वीक पूरा होने पर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपकी पट्टी निकाल कर जो भी स्टेपलर या टाँका उन्होंने लगाया है उसको हटा देंगे। सो इसमें कॉम्प्लिकेशन कई पेशेंट पूछते हैं कि मुझे इससे क्या क्या खतरा है। सो अगर खतरे की बात करें तो 1 to 2% जो भी हम बोलते हैं एनेस्थीसिया रिस्क किसी भी मरीज को किसी भी प्रोसीजर से रिलेटेड रहता है, वो
रिस्क रह सकता है। दूसरा, जैसे हमने बताया कि अगर वो गैस ठीक से नहीं निकली है तो किसी किसी मरीज में थोड़ा गैस उसको प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन ये सब 1 हफ्ते के अंदर डेफिनेटली सेटल हो जाता है। तीसरा, कुछ पेशेंट में जहाँ पे हमने पोर्ट डाला है उससे उसको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग, इन्फेक्शन ये सब हो सकता है, लेकिन ये सब मामूली प्रॉब्लम्स हैं जो रेयरली किसी को होती हैं, और होती हैं तो वो ठीक कर दी जाती हैं। सो अगर आपको डॉक्टर ने लेप्रोस्कोपी एडवाइस की है तो घबराएं नहीं, डरें नहीं, डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस करें कि मुझे इसकी कितनी ज़रूरत है, अगर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है, मेरा दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, इन सब के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी एक टेस्ट है, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं है। और किसी भी टेस्ट की तरह ही इसकी रिपोर्ट आने के बाद हमें अपने नेक्स्ट स्टेप के बारे में बहुत मदद मिलती है। धन्यवाद।